हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपको अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और इस दौरान मैं आपको एक फिर भारत के संवैधानिक इतिहास में एक और कड़ी यानी कि एक और वीडियो आपको लेकर चल रहा हूं जो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताएगा। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 1600 के राज्यलेख में देखे थे, फिर 1726 का राज्यलेख देखे थे और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने 6 उसकी विशेषताएं बताया था। पहले विशेषता यह थी उसमें कि पहली बार वहाँ से लिखित संविधान का उल्लेख मिलता है और उसके बाद लिखित संविधान का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है उनकी परिषद है, उनकी संख्या को 4 की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष से 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आती है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं उनको बिना लाइसेंस का व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी वो कोई भी व्यापार करना चाहेंगे तो उसके लिए वो लाइसेंस लेना उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था, ये लाया गया था। उसके बाद एक नेक्स्ट इसमें आया था कि हम 1774 ईस्वी में देखते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1774 ईस्वी में हम देखते हैं तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है जिसके 4 सदस्य होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे और हाइट, चैम्बर्स और लेमेंस्टर, ये जो 3 थे इसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो इतनी सारी बातें की गई थी ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा शुरुआत होती है सेटलमेंट ऑफ एक्ट। ये देखिए आपका सेटलमेंट ऑफ एक्ट। सेटलमेंट ऑफ एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूँ 1773 एक्ट की जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसी कमियों को दूर करने के लिए ये सेटलमेंट ऑफ एक्ट को लाया गया था। सेटलमेंट ऑफ एक्ट को लाया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था कि सबसे पहले कि आप यहाँ पे मैंने कुछ मैप बनाया है, जैसे कि उड़ीसा है और ये बिहार है और ये बंगाल है। ये 3 दीवानियां हमारी हुई थी। इससे पहले हम लोग देखे थे कि हमारी 3 प्रेसिडेंसी थी 1726 एक्ट के अंतर्गत। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो वो था हमारा मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता। अब यहाँ पे हमें 3 दीवानी मिली, वो कौन सी? उड़ीसा, बिहार और बंगाल। इन तीनों दीवानियों को सम्मिलित करके एक कोलकाता सरकार के अंतर्गत रख दिया गया था। किसके अंतर्गत? कोलकाता सरकार के अंतर्गत रखा गया था। कोलकाता सरकार कह लीजिए या बंगाल कह लीजिए, बंगाल सरकार के अंतर्गत भी कह सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत इन तीनों दीवानियों को रखी गई थी। कौन सी 3 दीवानी? एक आपका उड़ीसा है, बिहार है और बंगाल है। और इनको क्या किया दिया गया? तीनों को मर्ज करके हम कोलकाता सरकार के अंतर्गत इसको दे दिए, इन तीनों दीवानियों को। और ये कोलकाता सरकार क्या होती है कि इन तीनों दीवानियों पे अपनी विधि बनाने का अधिकार ले लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे उस ब्रिटिश अधीन क्षेत्र में कोलकाता सरकार को 2 तरीके से विधि बनाने का, इस तरह से हम लोग देखे थे कि कोलकाता सरकार को विधि बनाने के 2 तरीके से उसको परमिशन मिल गया। एक दीवानी के माध्यम से जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल है, और एक प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी जो हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता थे, इन तीनों के मिला के मर्ज करके एक बना दिया गया था, ठीक है, जिसको कि हम लोग देखे थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल इस पे विधि बनाने की परमिशन थी। यही कोलकाता सरकार अब इन दोनों पे, एक दीवानी पे और एक ये प्रेसिडेंसी के माध्यम से 2 तरह से इसको सोर्स मिल गए थे कानून बनाने के। अब आते हैं कि हम लोग देखे थे कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कुछ पावर दी गई थी। वो पावर क्या थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये उसकी निगरानी कर सकता था। लेकिन यहाँ से सेटलमेंट ऑफ एक्ट के अंतर्गत जो 1781 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उसको मुक्त कर दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीमित अधिकार थे, यानी उनको सीमित अधिकार कर दिया गया। और जैसे कि राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता था, क्या? राजस्व की अधिकारिता। अब इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इस तरह से ये सेटलमेंट ऑफ एक्ट जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको लाया गया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है 1784 में।
इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दो चीजें ने एक आया था क्या, ब्रिटिश ताज के बारे में। ब्रिटिश ताज क्या होता है कि भारत में जितने अंग्रेजों द्वारा शासित राज्य हैं वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पहली बार उल्लेख किया गया कि भारत में यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासकों द्वारा राज किया जा रहा है। अब यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो व्यापारिक और राजनीतिक यानी कि जो सैन्य और सिविल था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उसको यहाँ पे अलग कर देती है। 1784 एक्ट के अंतर्गत क्या अलग करती है कि व्यापारी का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप देती है और राजनीतिक का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप देती है। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक कामों का विभाजन कर दिया। अब आते हैं गवर्नर जनरल प्लस परिषद की संख्या कितनी थी, 4 थी। कैसे होती थी कि गवर्नर जनरल बंगाल का होता था और उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी थी, तो इस तरह से कुल मिला के 4 परिषद होते थे। और ये गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्य होते थे, इनके सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। फिर प्रांतीय परिषद की संख्या 4 होती थी, इनकी भी सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। अब देखिए इसको याद करना ही थोड़ा सा जटिल है। अब जटिल है तो इसको साधारण कैसे बना सकते हैं, इसमें 4-4 का गेम है, यानी कि 4-4 यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब देखिए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में भी 4 है, इसलिए जहां 4 का मैटर होगा समझिए कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से ही वो ताल्लुक रखता है, यानी उससे जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसको दे दिया गया था, गवर्नर जनरल को। यहाँ पे गवर्नर जनरल को थोड़ा पावरफुल बना दिया गया। ठीक, और यहाँ उसके बाद गवर्नर जनरल को एक चीज और कर दिया गया कि भाई यदि आप किसी देशी राजाओं से युद्ध करते हैं या संधि करते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, किसको, गवर्नर जनरल को। किस मामले में, युद्ध के मामले में, संधि के मामले में। किससे परमिशन लेने पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी से, जो कंपनी का डायरेक्टर होता था उससे इनको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल को, युद्ध और संधि के मामले में। ओके, उसके बाद इसमें एक और पॉइंट जुड़ता है, वो पॉइंट जुड़ता है कि ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना किस लिए की गई थी कि जो कंपनी के कर्मचारी अवैध रूप से कोई काम करते हैं या गवर्नर जनरल भी कभी अवैध रूप से कोई काम कर दिया तो उसकी सुनवाई हम यहाँ पे करते हैं ब्रिटेन में कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक काम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में कि इनको उपहार पे प्रतिबंध कर दिया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया के कर्मचारी अपने काम कराने के लिए या मतलब कि जो हमारे देसी राजाएं थे वो सब काम कराने के लिए इनको उपहार दिया करते थे और उस उपहार के बदले ये लोग नाजायज फायदा उठाते थे। इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि भाई आप उपहार नहीं लेंगे, जैसे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे कि बिना लाइसेंस का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा कर दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट 1786 अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है को अधिकार दिया गया कि परिषद के निर्णय, यानी कि जो उसके 4 और सदस्य होते थे उन 4 सदस्यों को परिषद का निर्णय, यानी कि वहाँ पे हम लोग पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या देखे थे, 4 से इनको 3 कर दिया गया था, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। अब 3 जो परिषद के सदस्य होते थे यदि वो लोग कोई निर्णय किसी मामले पर बनाते हैं, यानी कि उनकी निर्णय होती है, तो गवर्नर जनरल को यहाँ पे शक्ति दे दी गई कि भाई यदि आपको अच्छा लगेगा इन परिषदों के निर्णय तब तो आप सही है, अन्यथा आपको बेकार लगे यानी आपको अच्छा न लगे तो आप इनके निर्णय को क्या कर दें, निरस्त कर दें और अपनी निर्णय लागू कर दें। ये गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी। फिर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो कार्यकाल है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है और इससे पहले वो रह चुका था अमेरिका में गवर्नर के रूप में, जिसके को युद्ध हार चुका था, तो उसको भारत में आने के लिए उसने ये शर्त रखी कि मैं भारत में तभी जाऊंगा गवर्नर जनरल बन के जब मुझे तुम प्रधान सेनापति बना दोगे तब, और इसीलिए यहाँ पे परिषद की जो निर्णय होता था उसको निरस्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया, यही रीजन था। अब आते हैं हम 1793 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत।
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हमारे यहाँ नियंत्रण मंडल होता था, जो पूरी क्या करता था, विधि बनाने का प्रक्रिया करता था, तो उसका जो वेतन होता था वो भारतीय राजस्व से जाने का प्रावधान इस 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसमें ये था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब तक जो संविधान का उल्लेख था उधर से, जैसे कि हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत देखते हैं तो वहां पे पहली बार संविधान का उल्लेख मिलता है। तो उन संविधान का उल्लेख को जो है वो लिखित द्वारा था, क्या था, लिखित विधियों द्वारा था, और यहीं से एक प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक, और फिर कानून की व्याख्या भी लिखित रूप से की जाने लगी। कानून और नियमों की व्याख्या भी आगे हम लिखित रूप से करना शुरू कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत, उसमें देखेंगे कि क्या क्या भूमिकाएं होगी। इसी तरह हम 4-4-5-5 इसलिए लेके आ रहे हैं कि एक छोटा वीडियो बने, और दूसरी बात है कि ये इतनी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है भारतीय संवैधानिक विकास को कि थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ा जाएगा तो ये 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा और आराम से याद भी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए कृपया आप लोगों को जो ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक क्या करिए और इसको शेयर क्या करिए, ताकि आप अपने दोस्तों को इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू।